एक ऐसा टावर जो स्वर्ग तक पहुंचता है। बैम नाम का एक यंग लड़का अपनी सबसे करीबी दोस्त के चौंकाने वाले धोखे के बाद एक खतरनाक जर्नी पर निकलता है। टावर ऑफ गॉड सीजन 1 रहस्यमय टावर के घातक टेस्ट और पावरफुल ग्रुप्स के माध्यम से बैम की स्टोरी को फॉलो करता है। Rachel? 怪物が来たな。やっと終わった。No. It's just the beginning. रेचल नाम की एक लड़की बैम नाम के लड़के से कहती है कि वह उसके बारे में भूल जाए, क्योंकि वह तारों को देखने के लिए टावर पर चढ़ रही है और गेट में गायब हो जाती है। बैम अचानक खुद को टावर के पहले फ्लोर पर उसके केयरटेकर हेडन के साथ पाता है। हेडन बताता है कि टावर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को हर फ्लोर से टेस्ट की एक सीरीज से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले एक विशाल सफेद स्टील से ढकी हुई मछली के पीछे एक बॉल तक पहुंचना और उसे तोड़ना होगा। इससे पहले कि वह पिंजरे में जाए, यूरी नाम की एक लड़की और उसका साथी एवन उसे रोकते हैं। उसे टावर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देते हैं जो विजिबल और इनविजिबल के बीच स्विच कर सकती है। साथ ही पार्टिसिपेंट्स को टावर की भाषा को समझने की अनुमति देती है। यूरी ने बैम को ब्लैक मार्च के नाम से जानी जाने वाली एक शक्तिशाली तलवार भी उधार दी है, जो यूजर के हिसाब से सुस्त या बेहद तेज हो सकती है। बैम टेस्ट के ट्रू नेचर को समझने के लिए टेस्ट देता है, जहां टेस्ट ये जानना चाहता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने मौत को गले लगाने की हिम्मत की है, जो इसे अंदर से काटने के लिए खुद को खा जाने देता है। हालांकि वह ब्लैक मार्च को इस्तेमाल करने में असमर्थ है। एवन ने सुझाव दिया कि वह इसकी ताकत की रिक्वेस्ट करे, जिससे बैम बॉल को तोड़ता है और अगले फ्लोर पर पहुंच जाता है। अपनी तलवार वापस पाने के लिए यूरी उसके पीछे जाती है। दूसरे फ्लोर पर बैम 399 बाकी फ्लोर के कंटेस्टेंट्स के साथ होता है, जहां अगले टेस्ट में कंटेस्टेंट्स का संख्या 200 तक कम करने के लिए एक किलिंग मैच होता है। बैम याद करता है कि कैसे उसे भूलने की बीमारी थी और वो एक अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था जब तक रेचल नहीं आई और उसने उसकी देखभाल की, जिसने उसे दुनिया के बारे में जानने और पढ़ना सिखाया। दूसरे फ्लोर पर बैम का सामना दो कंटेस्टेंट्स कून अग्वेरो आग्नेस और रक रेथरेजर से होता है। दोनों ब्लैक मार्च को एक सिंबल के कारण पहचानते हैं, जो कून का इंटरेस्ट बढ़ा देता है और रक को स्ट्रांग बनने के लिए बैम का शिकार करने के लिए अट्रैक्ट करता है। खून बाम के साथ एक अलायंस बनाता है और आखिरी सेकंड में रक को शामिल करता है, जब अगले टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को 3 लोगों के ग्रुप की आवश्यकता होती है। मदरशिप में टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और रैंकर लेरो ओरो उन्हें अपने वाटर बैरियर का सामना करने के लिए चुनौती देता है, जो टावर की पावर को यूज करके बनाया जाता है, जिसे शिंसू के नाम से जाना जाता है। बैम को छोड़कर सभी जो अपने गुड लक के कारण खड़ा रहता है, शिंसू द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है। टेस्ट के बाद जैसे ही लेरो आरो निकलता है, वह बैम को खून के बहुत करीब न जाने की वार्निंग देता है और तीसरे टेस्ट के लिए विनर्स को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। नए वेन्यू में खून बाम को समझाता है कि यहाँ का आसमान शिंसू द्वारा बनाई गई एक नकल है, जिसके अस्तित्व पर उसे शक है। वे टेस्ट के डायरेक्टर हानसुंग यू से मिलते हैं, जो उन्हें केवल एक मौका दिए जाने पर 10 मिनट के भीतर 12 एक जैसे दरवाजों में से सही दरवाजे को ढूंढने की चुनौती देता है। हालांकि खून सोचने की कोशिश करता है, लेकिन वह अनजाने में अपनी सौतेली बहन मरिया द्वारा धोखा दिए जाने के पास्ट से परेशान होता है, जब उसे उसकी मदद से एलीट गर्ल्स में से एक जहाद की राजकुमारी बनने के लिए चुना गया था, जिससे अग्वेरो परिवार भी खत्म हो गया था। तब से उसकी मां ने उसे कभी किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी दी और उसे सब समझाया। जैसे ही खून घबरा जाता है, राक एक रैंडम दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है और हानसुंग ने छुपी हुई कंडीशन का खुलासा किया कि उसे पास करने के लिए 5 मिनट के भीतर कोई भी दरवाजा खोलना होगा। इसके बाद लिरो और एक बोनस टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी इसे पास करेगा उसे ऑटोमेटिकली टावर पर चढ़ने की परमिशन दी जाएगी। टेस्ट में 5 राउंड शामिल होते हैं, जहां अधिकतम 5 टीम्स एक क्राउन चुराने और लंबे समय तक सिंहासन पर बने रहने का प्रयास करती हैं और टीम के बाकी 2 मेंबर्स डिफेंस के रूप में काम करते हैं। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है,
बैम को लगता है कि रेचल जैसी दिखने वाली एक लड़की के आने पर ब्लैक मार्च अजीब रिएक्ट करता है। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, कून और दूसरी टीम का एक आदमी लॉरोये को यह लगता है कि सिंहासन पर बैठने वाला हमेशा नुकसान में रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टीम्स ताज के लिए लड़ती हैं। हालांकि कून ने पहले पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, क्योंकि अनक जाहद, एक छिपकली जैसी लड़की, क्राउन को पहन लेती है, जो अपने हथियार ग्रीन अप्रैल से डोमिनेट करती है, जो इग्निशन वेपन सोर्ड्स की एक सीरीज का हिस्सा है, जिसे 13 मंथ सीरीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें ब्लैक मार्च भी शामिल है। तलवारों की यह सीरीज इतनी शक्तिशाली है कि यह केवल जहाद की राजकुमारियों को दी जाती है, जिनमें यूरी और अनाक भी शामिल हैं, जो बैम को उसे सौंपने के लिए कहती हैं। अनाक ने बैम के साथ एक शर्त लगाई। अगर उसकी टीम गेम जीत जाती है तो वह उसे अपनी तलवार देगी, लेकिन अगर नहीं तो वह उसे अपनी तलवार दे देगी, और अगर वह पार्टिसिपेट करने से इनकार करता है तो वह उसे मार डालेगी और गेम के बाद तलवार चुरा लेगी। चूंकि लॉरो की टीम अपने वेटिंग रूम में वापस भाग गई और अनाक ने रूल्स को तोड़ दिया है, इसलिए उन्हें गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खून अपने क्लोनिंग बैग का यूज करके कई तरकीबें अपनाता है और सिंहासन पर बैम के साथ सबसे पहले ताज हासिल करता है। एक मिस्टीरियस और इंटेंस टीम गेम में एंटर करने की तैयारी करती है, जिसमें रेचल भी शामिल है। खून क्राउन की कई सारी कॉपीज बनाता है और अपने बैग से 3 पार्टिसिपेंट्स को निकालता है, जहां उसने दूसरे राउंड के दौरान उनकी मदद की था। अगले राउंड में मिस्टीरियस टीम गेम में एंटर करती है, जो बेहद शक्तिशाली साबित होती है। बैम रेचल को पहचानता है और उसे बचाने के लिए कूदता है जब एक फीमेल मास्क्ड प्लेयर उस पर हमला करती है। इस प्रोसेस में दोनों के सिर पर चोट लगती है और वे फर्श पर गिर जाते हैं। जैसे ही बैम उसकी रक्षा करने की कसम खाता है, शिन्सू का एक अजीब एक्सप्लोजन होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो बैम खुद शिन्सू में बदल गया हो और अपने आप खिलाड़ी पर हमला कर दिया हो, कुछ ऐसा जो टावर के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ होता है। क्राउन गेम बिना किसी विजेता के समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम पावर रिलीज होने से क्राउन पिघल जाता है और बैम ने गेम के दौरान सिंहासन छोड़ दिया था। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण बैम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेचल बाद में उससे मिलने जाती है, जहां वह खून से मिलती है और मदद मांगने लगती है। इस बीच लेरो रो हांसुंग के पास आकर उससे इस बोनस राउंड को कराने के कारणों पर सवाल उठाता है। हांसुंग ने चेतावनी दी है कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वे किसी भी खतरनाक इंसान को टावर की पावर को क्लेम करने से रोकने के लिए मौजूद हैं, और बैम ने ऐसे खतरनाक इंसान होने के संकेत दिए हैं। क्राउन गेम को 5 दिन बीत चुके हैं। रेचल रिक्वेस्ट करती है कि खून बाम से झूठ बोले कि वह यहाँ कभी नहीं थी, ताकि उन दोनों को एक दूसरे पर बोझ बनने से रोका जा सके। हालांकि खून को तुरंत पता चल जाता है कि उसे वास्तव में बैम की परवाह नहीं है, और वह रेचल की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए उन दोनों को दूर करने का काम करता है। बैम के फिर से जागने के बाद खून ने उसे बताया कि लीरो रो ने उन्हें चौथा टेस्ट शुरू करने के लिए उनकी टीम्स की पोजीशंस बताई। फिशरमैन, स्पीयर बेरर, लाइट हाउस बेरर, स्काउट और वेव कंट्रोलर। बैम को वेव कंट्रोलर की पोजीशन मिलती है, एक ऐसी पोजीशन जो टीम के मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए शिन्सू को उसे करता है। शिन्सू को लिमिट से ऊपर यूज करने के लिए फ्लोर मास्टर्स के साथ उनकी पॉकेट्स का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाना चाहिए, लेकिन फ्लोर बेरर्स ने बैम को चेतावनी दी है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने से वह केवल बेड़ियों में जकड़ जाएगा। हर कोई अपनी क्लासेस में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। खाने के समय बैम की मुलाकात जहाद की राजकुमारी एंडोर्सी जहाद से होती है, जो अनाक को धोखेबाज करार देती है। खून को बाद में पता चला कि भले ही अनाक को टावर पर चढ़ने के बाद जहाद की राजकुमारी बना दिया गया था, वह प्रेजेंट में टावर के टेस्ट को पास करने के बीच में है, लेकिन रिकॉर्ड्स उसके मरे हुए होने का दावा करते हैं। अनाक और एंडोर्सी के बीच अपनी क्लास में लड़ाई के दौरान प्रेजेंट की अनाक को असली राजकुमारी की बेटी होने का पता चलता है, जिसके माता पिता को अन्य राजकुमारियों ने मार डाला था, जिससे वह बदला लेने के लिए टावर में आती है। जहाद टावर पर चढ़ने वाला पहला आदमी है, जो आज वहां रहने वाले सभी लोगों का राजा बन गया है। एंडोर्सी ने जहाद की राजकुमारियों की तुलना एक डिस्प्ले कैबिनेट में रखे शानदार जूतों से की है। एक बार जब उन्हें जहाद की पावर्स दी जाती है, तो उन्हें कुछ चीजें करने से मना कर दिया जाता है, जैसे कि जहाद की शक्ति की विरासत को रोकने का प्रयास करना और बच्चे पैदा करना। उनकी लड़ाई एंडोर्सी और अनाक दोनों के गड्ढे में गिरने और गंभीर रूप से घायल होने के साथ समाप्त होती है। फाइनल प्लेसमेंट टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को एक अलग बिल्डिंग में टैग का गेम खेलना होगा, जहां वे टीम ए और बी में डिवाइड होंगे।
हर टीम के मेंबर्स को अपने IT के बैज को बचाना होगा, या दूसरी टीम के ET को चुराना होगा, या फिर टारगेट तक पहुंचना होगा। कून की रणनीति। क्वांट का ध्यान काफी देर तक भटकाना ताकि अनक उनका सीक्रेट 8 पुल से बाहर निकल सके और टेस्ट पास कर सके। जब क्वांट पुल पर पहुंचता है तो उसे अनक के बजाय खून मिलता है। कून झूठ बोलता है कि अनक ने पुल से छलांग लगा दी, लेकिन वास्तव में वह पुल के नीचे लाइट हाउस पर सुरक्षित रूप से बैठी थी। क्वांट ने इसका पता लगा लिया। क्वांट पुल से नीचे कूद जाता है, जो खून को अपने साथ लाइट हाउस की तरफ ले जाता है, लेकिन अनक द्वारा बेल की रस्सी के रूप में ग्रीन अप्रैल का यूज करके खून को बचा लिया जाता है। पुल के नीचे क्वांट को आश्चर्यजनक रूप से खून और लॉरो मिलते हैं, जो उसे अनक का बैज चुराने के लिए पुल पर चढ़ने में मदद करते हैं। बाद में पता चला कि खून ने अपनी ही टीम को धोखा दिया ताकि टीम बी में उसके दोस्त, विशेषकर बैम, टेस्ट पास कर सकें। टीम ए के गेम हारने के साथ टीम बी वहां एंटर करती है। टीम ए के विपरीत, जिसने अपने रोल्स क्लियरली और जल्द ले लिए थे, टीम बी आपस में इस बात पर लड़ती है कि इट कौन होगा। एंडोर्सी ने खुद को इट बनाने का फैसला लिया। सेरेना की पिछली कहानी सामने आती है। वह एक समय चोर थी और एक रात उसने देखा कि उसके दोस्तों को एक रैंकर ने मार डाला, जिसकी वजह से वह रेगुलर बन गई। प्रेजेंट में क्वांट एंडोर्सी और उसकी टीम को पकड़ लेता है, क्योंकि वह अचानक अपनी टीम के ही खिलाफ हो जाती है। एंडोर्सी ने खुलासा किया कि वह टीम बी के बाकी 2 फिशरमैन को मारने का इरादा रखती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह टेस्ट पास कर लेगी। बैम रेचल के पास दौड़ता है और उसे और क्वांट को पता चलता है कि हो ने चाकू की नोक पर रेचल को पकड़ रखा है। हो ने बैम से कहा कि अगर वह रेचल को मार देगा तो बैम टावर पर चढ़ने का मोटिवेशन खो देगा, जैसा कि उसने एक गुमनाम लेटर से उजागर किया है, जिससे उसे टेस्ट पास करने में मदद मिलेगी। रेचल हो की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है और वह गलती से उसकी पीठ में चाकू मार देता है। क्वांट ने देखा कि बैम ने शिंसू टेक्निक को यूज किया, जिसमें उसे पैरालाइज करने में महारत हासिल करने में सैकड़ों साल लग गए, जिससे रेचल रिकवर करती है, जिसका बुरी तरह से खून बह रहा है। हो यह महसूस करते हुए कि वह मर रहा है और दुखी है कि वह एक बार फिर पावरलेस हो गया है, जो चाकू लेता है और खुद की छाती पर वार करता है और खुद को मार देता है। सेरेना और एंडोर्सी सीन पर पहुंचती हैं और एंडोर्सी क्वांट पर हमला करने के लिए उन फिशरमैन में से एक के वेपन को यूज करती है, जिसे उसने संभवतः मार डाला था। बैम की मदद से एंडोर्सी ने क्वांट का बैज ले लिया और टीम बी जीत गई। हो की लाश और रेचल को इमरजेंसी केयर में ले जाया जाता है। बैम ने खून और राख को बताया कि रेचल अपनी चोट के बाद कभी चल नहीं पाएगी। बैम ने अपने साथियों को हो के लिए आयोजित एक फ्यूनरल में इनवाइट किया और उन्होंने उस रात बाद में उसके लिए एक पार्टी रखी, यह जानते हुए कि वह लेटेस्ट टेस्ट पास नहीं कर पाएगी और यह महसूस करते हुए कि उसका पर्पस वहां नहीं है। सेरेना इनर टावर छोड़ देती है। टेस्ट डायरेक्टर हानसुंग यू एक सीक्रेट कॉल करते हुए वेव कंट्रोलर टीचर युगा से मिलता है, जो बताता है कि वह रॉयल एनफोर्समेंट डिवीजन का मेंबर लोपो बिया रेन है। वह ग्रीन अप्रैल को लेने और झूठी राजकुमारी यानी दूसरी अनक जहाद को मारने के मिशन पर है। यू तभी रेन को उसके मिशन को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। अगली सुबह पार्टिसिपेंट्स को उनके ओवरऑल टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पता चलता है कि वे पास हुए हैं या नहीं। हानसुंग यू ने बताया कि रेचल आखिरी टेस्ट में घायल हो गई थी, इसलिए वह फेल हो गई है। उसके स्टेटस को बचाने के प्रयास में कून ने एडमिनिस्ट्रेटर के टेस्ट देने की परमिशन मांगी। यू उसे याद दिलाता है कि केवल इरेगुलर्स के पास ही एडमिनिस्ट्रेटर से कंसल्ट करने की पावर है, जहां बैम उसे बताता है कि वह उनमें से एक है, जिसे सुनकर कई पार्टिसिपेंट्स चौंक जाते हैं। फिर बैम को एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने के लिए ले जाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर से कंसल्ट करने के बाद बैम को एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट देने की परमिशन मिल जाती है। अगर वो पास हो जाता है तो रेचल आगे बढ़ जाएगी। टेस्ट के लिए बैम और रेचल को मछली के साथ पानी के नीचे शिंसू बॉल में रखा जाता है और पास होने के लिए उन्हें नेट डॉल्फिन्स द्वारा पकड़ा जाना चाहिए और उनकी रानी द्वारा खाया जाना चाहिए। बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को नेट डॉल्फिन्स के दुश्मनों को रोकना होगा, गॉब्लिन्स, जो दलदली कीड़ों को कंट्रोल करते हैं, और जमीनी सुअरों को नेट डॉल्फिन्स के साथ इंटरफेयर करने से रोकना होगा। उन्हें बुल से भी सावधान रहना होगा, जो एक रहस्यमय और खतरनाक क्रीचर है जो हिलने डुलने वाली लगभग हर चीज को खा जाता है। गुफाओं में हाथ से चेतावनी मिलने के बाद कि उसके साथ मौजूद 2 पार्टिसिपेंट्स लापता हो गए हैं, शिबिसु द बुल के सामने आ जाता है।
शिबिसु को अनक और इंदोर्सी द्वारा बचाया जाता है, जो ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। हालांकि दोनों कंपीट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ शर्त लगाते हैं कि पहले द बुल को कौन हराएगा। हालांकि द बुल भाग जाता है, फिर इंदोर्सी और अनक उसका पीछा करते हैं, जिससे वे अलग हो जाते हैं। इंदोर्सी द बुल से टकराती है, जो अब स्ट्रांग हो गया है, और वह लगभग बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर अनक लो पोबिया रेन के पास जाती है, जो उस पर चाकू से वार करता है। रेन अब द बुल को कंट्रोल कर रहा है और वह उसके पास पकड़ी गई इंदोर्सी को लाता है, जिसे रेन द्वारा धोखेबाज राजकुमारी अनक को मारने का आदेश दिया जाता है। इस बीच हार्ट्स, रक और पाराकूल गॉब्लिन्स पर नजर रख रहे हैं। खून ने उन्हें अंदर जाने से पहले इंतजार करने को कहा, लेकिन वह उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। जैसे ही एक गॉब्लिन हार्ट्स पर हमला करने की तैयारी करता है, रक उसे अपने भाले से मारता है, जिससे बाकी गॉब्लिन्स हमला करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। शुरुआत में गॉब्लिन से दूर भागने के बाद रक टीम के बाकी लोगों के साथ मिलकर गॉब्लिन्स पर हमला करने के लिए घूमता है। इस बीच लॉरो खून के ऑर्डर्स को फॉलो करता है और जमीनी सुअरों को गॉब्लिन्स तक ले जाने वाली कई अंडरग्राउंड टनल्स को सील कर देता है। दोनों दुश्मन एक दूसरे से लड़ते हैं, जिससे बैम और रेचल सुरक्षित निकल जाते हैं। अंडरग्राउंड में अनक लो पोबिया रेन से लगभग हार चुकी है, लेकिन इंदोर्सी ने उसके साथ लड़ने का फैसला किया। लेकिन वे अभी भी लो पोबिया रेन को हराने के लिए पावरफुल नहीं हैं। लेकिन जब वे लड़ते हैं तो राजकुमारी यूरी आती है और अपने ब्लेड को पहचानती है, जो उसने बैम को उधार दिया था। स्थिति से परेशान होकर वह लो पोबिया रेन को मारने के लिए अपनी टीम के साथ काम करती है। मरते समय वह हंसता है, स्वीकार करता है कि लड़ाई के दौरान उसने बैम और रेचल को मारने के लिए बुल भेजा था। बुल उन्हें मारने के लिए पानी के अंदर आता है और कई अच्छे वार करता है, लेकिन फिर बैम बुल को हराने के लिए अपने स्पेशल शिंसू को यूज करता है। जैसे ही वे सफलतापूर्वक टेस्ट पूरा करने के लिए ऊपर की ओर उठते हैं, रेचल खड़ी हो जाती है और बैम को किनारे पर धकेल देती है। रेचल की बैक स्टोरी रिवील होती है। उसे विश्वास था कि टावर उसे बुला रहा है, लेकिन जब वह पहुंची तो हेडन ने उसे बताया कि टावर ने उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया था और वह एंटर करने के लिए बहुत कमजोर है। स्पेशल बनने के लिए बेताब, वह किसी भी तरह के मौके की भीख मांगती है। हेडन उसे दिखाता है कि बैम कैसे वहां आकर पहला टेस्ट पास कर देता है। वह बैम से नफरत करने लगती है और स्पेशल बनना चाहती है। हेडन उसे एक स्पेशल टेस्ट देता है और उससे कहता है कि अगर वह बैम को अपने दोनों हाथों से हरा देती है तो उसे चढ़ने की परमिशन दी जाएगी। वह एक स्पेशल वेपन की मांग करती है और हेडन उसे एक बॉडीगार्ड देता है, जो उसकी जगह एक बार मर जाएगा, जिससे उसे 2 जीवन मिलेंगे। वह टावर के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, यह जानते हुए कि उसे बैम को मारना होगा, लेकिन वह खुद को ऐसा कर नहीं पाती है। वह और ज्यादा जेलस हो जाती है और मन ही मन उसे दूर रहने का प्रयास करती है। उसे बताया गया है कि अगर वह काफी देर तक इंतजार करती है और दिए गए साइंस को फॉलो करती है तो उसे मारने का मौका दिया जाएगा। इसलिए वह खुद को हो द्वारा ले जाने की अनुमति देती है और मरने और वापस लौटने के लिए बॉडीगार्ड का यूज करती है। वह बैम के घायल होने तक इंतजार करती है और फिर उसे मारने के लिए शिंसू लेक में धकेल देती है। जब बाकी लोग उससे बैम के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि बुल वहां आया था जिससे मर गया। हर कोई मानता है कि बैम हार गया है और फैसला करते हैं कि उस पर एहसान के तौर पर वे रेचल को टॉप पर पहुंचने में मदद करेंगे। ट्रायल के बाद अपने कमरे में आराम कर रही रेचल बेतहाशा हंसती है और फिर अपना चेहरा ढक लेती है। उसने जो किया है उस पर उलझन में है, लेकिन फिर भी टॉप पर पहुंचने के लिए डिटरमिन है। हर किसी के अगले लेवल पर चले जाने के बाद बैम एक गहरी गुफा में बुरी तरह से हर्ट होकर उठता है। उसे याद है कि रेचल उसे धक्का दे रही थी। उसने फैसला किया कि अपने जवाबों को ढूंढने के लिए उसे टावर पर चढ़ना होगा।